नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़। मैं हूं जयपाल सिंह। हम पहुंचे हैं धनौरी मॉडल जो टिकरी बॉर्डर पर है। यहां पर मैं जो श्री श्री सिद्ध बाबा खैरनाथ जी गांव धनौरी हैं, तो ये जो मान्यता है ये धनौरी में इनको बहुत प्राचीन काल से पीढ़ियों से, ये कहें कि हज़ारों साल से इनकी जो मान्यता है, पूरा गांव इनको मानता है और इनके रहमो करम से गांव की जो तरक्की हुई है वो देखने लायक है। तो हम पहुंचे हैं धनौरी मॉडल पर। हम इनको नमन करते हैं और बात करते हैं यहाँ मौजूद किसानों से। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम कुछ अलग ही अंदाज में धनौरी का जो स्वरूप है उसको देख रहे हैं। भाईचारा, एकता, हरियाणा पंजाब की जैसे जैसे अपना ही घनिष्ठता बढ़ रही है, भाईचारा बढ़ रहा है, तो धनौरी मॉडल भी अपने आप में एक मिसाल बना हुआ है टिकरी बॉर्डर पर। तो पहले आप थोड़ा सा धनौरी मॉडल के बारे में बताएं। हाँ जी, मेरा सुझाव यही है जी, सबसे तो बड़ा हमारा प्यार है जी। और मैं मतलब ये अपील भी करे हम मोदी साहब से, अभी तक हमारा सुझाव भी है, आप देश के प्रधानमंत्री हो, हमारी जो मतलब मांग है उसका निदान दिया जाए और हमारी मंजूर करी जाए जी। और धनौरी गांव की खूबी है जी, पहला नंबर कुरुक्षेत्र में मंदिर, दूसरे नंबर पे धनौरी गांव में 27-28 मंदिर हमारे, मतलब धर्मशाला, अच्छे कार्य करते हैं और हम गरीब आदमी की भी मदद करते हैं। और हमारी भी इसने मोदी ने सुन लेनी चाहिए, हमें गलत भाषा लेकर तो चलनी, हमारी नीति भी साफ है। ये हमारे को हमारी अपील पर ध्यान देना चाहिए जी, बस। तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा आगे आए, ज़रा ये लगातार दिखा दीजिए जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, किसान जमे हुए हैं, तो इनको दिखा दें एक बार, सभी का चेहरा एक बार दिखाएं कि ये कितने शांतिपूर्ण तरीके से और सरकार से मायूस होकर बैठे हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार कभी न कभी तो इनकी बात सुनेगी। तो क्या उम्मीद है आपको कि सरकार आपकी बात सुनने को तैयार है? दर्द हो रहा है मेरे को बोलने जी, ये अभी थोड़ी बात नहीं कर पाएंगे, तो जी भाई साहब बताइए। जी, सरकार को अब सुनना चाहिए किसान की बात। बहुत दिन से किसान बहुत परेशान है और बहुत दुविधा में अपने घर बार को छोड़कर वो 5 महीने से लगातार यहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो ऐसी पहले बहुत कड़ाके की सर्दी में भी किसानों ने यहाँ संघर्ष किया और अब बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप यहाँ देख लो, चुगरदा को बहुत तेज़ धूप भी है और हवा भी बिल्कुल गर्म है। ऐसी गर्म हवा में किसान अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन ये तानाशाही सरकार किसानों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो ऐसे में इस सरकार को मान अब समय आ चुका है, हर भारतवासी को इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए कि ये हमें सरकार नहीं चाहिए। हम इस सरकार से बिल्कुल तंग है, आम जनता इस सरकार से बिल्कुल भी तंग है। आप युवा वर्ग हो, काफ़ी जानकारी रखते हो इन मुद्दों पर, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो देश मंगलयान पर पहले ही झटके में अपना यान वो मिशन को सफल कर देता है और उस देश में ऑक्सीजन की कमी, तो ये क्या साजिश है, क्या है ये चीज़? देखो, हमारे देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, ये तो पहले ही सरकार ने 9,000 टन मैट्रिक टन मान ले ऑक्सीजन दूसरे देशों में बेच दी, जबकि वैज्ञानिकों ने चेताया था कि हमारे देश में महामारी है तो आप ऑक्सीजन बाहर ना भेजें, तो भी सरकार ने ज़्यादा ऑक्सीजन बाहर भेज कर अब यहाँ यही ले लो कि बंगाल से इलेक्शन से ले लो, आप लोग यहाँ मर रहे हैं और मोदी जी वहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहे हैं। देख कर ये करते हैं भाई और बहनों, मैं जहाँ भी देख रहा हूँ आदमी नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो तो वहाँ अपना सिर्फ वोट के लिए जा रहे हैं। यहाँ जनता की उसको फिक्र नहीं है कि वो जनता कैसे मर रही है, क्या हाल देश में हो रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चीखें पड़ रही हैं, लेकिन ऐसी तानाशाह सरकार को सिर्फ वोट चाहिए, पब्लिक से इसको कोई लेना देना नहीं है। एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे, जब रैलियाँ हो रही थी धड़ाधड़, तब चुनाव आयोग ने कोई रिएक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि कुछ जगह से ये भी आया कि कोर्ट ने कहा है कि जो चुनाव आयोग है उसको चुनाव की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। तो अभी रैलियां हो रही हैं, तो उसके बाद कोरोना होगा, तो कहीं ना कहीं कोरोना बढ़ने के चांस हैं। तो जब रैलियां हो रही थी तब किसी के ऊपर केस नहीं हुआ। रैलियों के बाद जब कल चुनाव का रिज़ल्ट आया तो उसमें कुछ
युवा वहाँ पर जश्न मनाने लगे और आपस में एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे, तब उन युवाओं पर केस दर्ज हो गया। वो महज 8-10 किसान या जो आम नागरिक थे उन पे केस दर्ज करवा दिया चुनाव आयोग ने। तो आप बताइए कि ये कौन सी रणनीति है चुनाव आयोग की कि रैलियों करने वाले पर, और खुद उन्होंने नहीं देखा कि ऐसे जो कोरोना काल में जो इतनी भीड़ जमा होगी, रैलियां होगी इलेक्शन में, तब कोरोना फैलेगा, और जब रिजल्ट आने के बाद फिर केस किया जाता है आम जनता के ऊपर। पहले नेताओं पर केस क्यों नहीं किया जाता? जो नेता खुद गृह मंत्री जी भी वहाँ पर बगैर मास्क के रैलियां कर रहे थे, मोदी जी भी खुद बगैर मास्क के कई बार देखे गए हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जो चुनाव आयोग है वो तो सरकारी कठपुतली बन चुका है। अगर चुनाव आयोग कहीं सफल और स्वतंत्र होता तो मान ले वो चुनाव कराने की घोषणा बिल्कुल भी नहीं कर देते। और मोदी जी को भी लोग मान ले बहुत मानते हैं। अगर वो मान ले चुनाव रद्द करवाने के लिए चुनाव आयोग से प्रार्थना करते, जो भी संदेश देते चुनाव को, हमें चुनाव नहीं चाहिए, हमें पहले जनता प्यारे, हम जनता के लिए समाधान करेंगे, उनके लिए ऑक्सीजन ढूंढेंगे, बेड ढूंढेंगे, दवाइयाँ ढूंढेंगे। लेकिन इस नहीं तो मान खुलेआम वो तो वहाँ रैलियाँ करते हैं, वहाँ कोई केस नहीं होता, कोई FIR नहीं होती। अमित शाह जी दड़ादड़ कहीं भी मास्क लगाए देखे ही नहीं है। अमित शाह जी का लड़का है, IPL में देख लो आप, वो बिना मास्क में बैठा मिलेगा। तो ऐसे में पुलिस और सरकार ये सब तानाशाही चल रही है। जो आम गरीब के लिए कोरोना है, अमीर के लिए कोई कोरोना नहीं है। कोरोना तो गरीब तो है, जो अगर हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता तो उसकी डेड बॉडी मिलती है परिवार को, और जो अमीर है वो कैसे ठीक हो जाते हैं? ये भी अपने आप में एक सवाल है। जो कहते हैं कि जो सेलिब्रिटी होते हैं और जो अमीर आदमी होते हैं उनको कोरोना हो जाए तो वो ठीक हो जाते हैं, और जो आम आदमी है, जो आम नागरिक है, वो बीमार हो जाए और हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए तो उसकी डेड बॉडी मिलती है। ये कहीं ना कहीं इनके मन में सवाल है, और ये सवाल जायज़ भी है और वाजिब भी है, क्योंकि कोई भी बीमारी है तो वो ये नहीं देखती कि वो अमीर है या गरीब है। लेकिन ऐसे क्या कारण रहते हैं? कुछ ना कुछ तो कारण रहता होगा, या कुछ ना कुछ कमी रही होगी कि गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, उसकी डेड बॉडी मिलती है। जो बड़े आदमी हैं और अच्छे घरों से संबंध रखते हैं, या कहें कि पूंजीपति हैं या कोई सेलिब्रिटी हैं, तो वो बीमार होते हैं लेकिन ठीक हो जाते हैं, और आम नागरिक है जो वो मर रहा है, ऑक्सीजन की कमी भी है। तो जब भी कोई बात आएगी, इतिहास लिखा जाएगा, तो ऐसी बहुत सी बातें लिखी जाएंगी बंगाल चुनाव के ऊपर भी, कि एक औरत से लड़ने के लिए एक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं, पूरी केंद्रीय टीम, कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ जाते हैं। RSS का पूरा फीडबैक होता है वहाँ पे, पूरा जो वहाँ पर बैकग्राउंड में जो सीन होता है RSS का होता है। बहुत सी पार्टियों की रैलियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ पर कभी किसी के खिलाफ़ कोई केस नहीं होता। जो बिकाऊ मीडिया है वो हर पल सरकार का गुणगान करता रहता है, लेकिन कभी किसी सवाल का जवाब नहीं देता। कभी ये सवाल का जवाब नहीं आया कि इतनी रैलियाँ कैसे हो रही हैं। तब भी जब बीमारी का दौर था, तब भी बहुत से, जैसे लॉकडाउन लगाकर बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया सरकार ने, लेकिन उसके बाद जब रैलियां की जा रही थी तब लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिखने को मिल रहा था क्या? उस समय भी तो सोचना चाहिए था सरकार को कि बीमारी अब भी फैल सकती है, लेकिन वहाँ पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और आज जो कोरोना फैल रहा है वो किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। क्या कोरोना का कोई यहाँ मरीज मिला आपको? जी नहीं, यहाँ लगभग किसान 5 महीने से बैठे हुए हैं, अभी तक ऐसा कोई भी मरीज़ नहीं मिला जो कोरोना से किसी की भी डेथ हुई हो। यहाँ तो बिल्कुल भी कोरोना नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अगर कहीं कोरोना ऐसा होता तो हम यहाँ 5 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो बताइए कि जो एक भी हम जीवित नहीं मिलता। बार बार ये कहा जा रहा है कि कोरोना, क्या कोई कोरोना का मरीज मिला है यहाँ पे? सब तो पहला तो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस अंदोलन 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਬਹਾਨੇ, ਹਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ नहीं मिले हजे तक। यहाँ पर जिस भी किसान से हमने ग्राउंड रिपोर्ट पे बात की है तो वो किसान कहते हैं कि यहाँ पर कोरोना का कोई मरीज़ नहीं मिला है। तो आप बात करेंगे, आइए। तो इन किसानों ने ये बताया कि यहाँ पे कोई कोरोना का मरीज़ नहीं है। जो सरकार है वो एक भ्रम फैलाकर किसान आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है।
तो ऐसी कौन सी मजबूरियां होती हैं सरकार की जो वोट मांगने के लिए पब्लिक के बीच में जाते हैं और आज उनसे गद्दारी करने का जो समय आ गया है वो गद्दारी कर रहे हैं। सरकार का जो ये इतिहास लिखा जाएगा कभी भी कोई आने वाली पीढ़ियां भूलने को तैयार नहीं होंगी। जो किसान हैं ये अपनी 7 पीढ़ियों को ये बोल के जाएंगे, जो भी बुजुर्ग हैं तो ये बोल के जाएंगे कि हमारी जो नस्ल और फसल के ऊपर जो किसी ने हमला किया था तो ये बीजेपी सरकार थी। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं किसान कि ऐसे सीधे साधे और जो भोले भाले इंसान हैं उन पर जुल्म न किए जाएं। जिन लोगों को किसान आंदोलन से प्रॉब्लम है वो कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम है, ये किसान बैठे हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा, उनसे ये अपील करूँगा कि वो खाना छोड़ दें, पानी पीना छोड़ दें और जो किसान के जो कपास से ये कपड़ा बनता है वो पहनना छोड़ दें। उसके बाद गली में आएँ और बोले कि मैं एक इज़्ज़तदार इंसान हूँ। फिर देखते हैं कि कौन इज़्ज़तदार है। किसान अगर है तो हर इंसान इज़्ज़तदार है, अगर किसान नहीं तो कुछ नहीं। कोई जीव जंतु किसान के बगैर जीवित नहीं रह सकता। ये हज़ारों जीव जंतुओं का पेट भरने वाला किसान है। जो बीजेपी गौ माता का नाम लेके बार बार ये दिखावा करती है कि ये गौ माता वो गौ माता, लेकिन असली जो गौ माता के पालक है ये लोग भोले भाले चेहरे, सीधे साधे दिमाग वाले लोग ये हैं। इनके गांव में धर्मशाला है, गौशाला है और वहाँ पर पीने के लिए पानी रहता है हरदम, गाय के लिए चारा रहता है। अगर कोई गाय बीमार होती है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और ये लोग उनकी सेवा करते हैं। असली गौ सेवक ये लोग हैं, न कि बीजेपी वाले। और जो बीजेपी के लीडर गौओं पे बड़े बड़े बयान देते हैं, मेरा उनसे सवाल है, क्या उनके घर में कोई गाय, कोई पशु या पक्षी उन्होंने पाल रखा है? अगर पाला होगा तो कोई कुत्ता ही पाला होगा, हो सकता है कोई अंधभक्त पाल रखा हो, लेकिन गौ माता नहीं उन्होंने पाली है। तो मेरा निवेदन है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में अपने विचार ज़रूर रखिए कि आप हमारी बातों से कितना सहमत हैं।